बट स्टार्ट करते हैं हम लोग टॉपिक which I last time which we read that was a gravitational field strength। और उसका ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का जल्दी से मैं अगर करूं तो चीज हमने पढ़ी थी बेटे, ये चीज हमने की थी। दिस इज एनी प्लेनेट, कोई भी अगर प्लेनेट कंसिडर करते हो with its center at this position and mass is this one, let its radius is represented by this one। और ये हम सेंटर से वर्टिकल लाइन में बना रहा हूँ। this is the distance which is taken from the center of Earth, Newton per kg, representing the radius of Earth which is taken from its center। ठीक है बेटे, what value of g जो होगी, g is depending directly on 1 over r square। It means it follows the inverse square relationship। inverse square relationship इस तरह ही है। So it means when we are inside the earth, जब inside the earth है हमारे पास, इसका मतलब है g के सेंटर में, तो g की वैल्यू 0 cos r की वैल्यू 0 है। When we move from its center towards its surface, तो बेटा g की वैल्यू डायरेक्टली this is the surface has maximum which is centered by g, value of g at the surface। Later on if we move away, then value of g again decrease inverse। Remember बेटा, this is not exponential relationship, that different log की different होती है, log का ग्राफ और different होता है। तो हमारे पास इनवर्स स्क्वायर में पहले हमारे पास इतना ज्यादा होगी, जब ग्रेड ज्यादा होता है बेटे, ये बाद में ये इतना एसिम्पटोट बनेगा, इट विल लीड टू इंफिनिटी। ठीक है, तो हमारे पास इतना सा जो ग्राफ है outside planet। In case of Earth, we also read value of g at equator. This is less than value of g at pole due to rotation of Earth, मैक्सिमम कर दिया, अब इंशाल्लाह आ जाएगी आवाज। तो दिस इज ड्यू टू रोटेशन ऑफ अर्थ की वजह से हमारे पास क्या होगा, इसकी वैल्यू इंक्रीज, हमारे पास ये टीएच, हमारे पास जी की वैल्यू जो होगी इक्वेटर पे ज्यादा होती है एज कंपेयर टू एट पोल्स। ठीक है, तो यहां तक बेटे हमने इसको कर लिया हुआ है। ये वो चीजें जो हो चुकी हैं, इसमें तो कोई कंफ्यूजन नहीं थी ना? अगर इसमें किसी को कोई कंफ्यूजन है तो लेट मी नो। जी बेटे। सर मुझे एक प्रॉब्लम है इसी चीज में सर। आपने बताया है जैसे भी जी एट इक्वेटर इज लेस देन जी एट पोल्स, आपने ये बताया ना अभी। सर उस दिन जब आपने डायग्राम बनाई थी और आपने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन को mg प्लस सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर रखा था। जी बिल्कुल सर, उस केस में इक्वेटर पे भी बिल्कुल सर। सर आपने फिर मैरी गो राउंड की भी एग्जांपल दी थी। मैरी गो राउंड में सर सेंट्रीपिटल फोर्स तो फ्रिक्शन प्रोवाइड कर रहा है सर, इस केस में सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करेगा ग्रेविटी के अलावा, क्योंकि आपने mg तो ले लिया हुआ है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है ना। ग्रेविटेशनल फोर्स सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक पार्ट जो सेंट्रीपिटल फोर्स में यूज हो रहा है, सेकंड पार्ट उसके वेट के बराबर है। ओके ठीक है, वेट इक्वेटर पे बेटे कम होता है। ठीक है, मैथ तो कांस्टेंट एवरीवेयर। अगर एक पर्सन इक्वेटर से पोल की तरफ जाता है तो इक्वेटर पे उसका जो हमारे पास मैथ तो कांस्टेंट ही रहना है, लेकिन इक्वेटर पे हमारे पास वेट उसका कम आ रहा होता है, पोल पे उसका वेट ज्यादा आता है। ओके सर, ठीक है सर। ग्रेविटेशनल फोर्स का एक पार्ट जो है वो यूज हो रहा होता है उस चीज को सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करने में इक्वेटर पे, जबकि हमारे पास पोल पे उसका टोटली ग्रेविटेशनल फोर्स बराबर इक्वेट होती है, क्योंकि सेंट्रीपिटल फोर्स 0 हो जाती है। ठीक है सर, ठीक है। मैंने आज वर्कशीट भेजी, उसमें क्वेश्चन नंबर 3 या 4 इसी के ऊपर है। 2-3 क्वेश्चन इस पे भेजे मैंने ताकि ये टॉपिक कवर हो सके अच्छे तरीके से। अच्छा बेटे, अब हमारे पास ना एक क्वेश्चन है, कहता है कि हमारे पास स्केच अ ग्राफ टू शो वेरिएशन इन जी। ठीक है, व्हेन अ यूनिट मास इज टेकन फ्रॉम सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून। सो दिस इज पास्ट पेपर एक्चुअली क्वेश्चन। उसने सेंटर ऑफ अर्थ टू सेंटर ऑफ मून नहीं कहा था, सरफेस ऑफ अर्थ टू सरफेस ऑफ मून कहा था। ठीक है, लेकिन हम उसमें सारे कवर कर जाते हैं। बेटे हमारे पास ये उसने हमें दी हुई है, सपोज इफ दिस इज अर्थ, इसका मास भी हमें दिया हुआ था, दिस इज 6.0 टाइम्स 24 किलोग्राम्स। ठीक है, एंड दिस इज मून, इसका मास हमें दिया था विच इज स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ
7.40 times 10⁻22 kg अर्थ से बना यहाँ तक इसको लेके जाना। दिस इज आर डिस्टेंस जो ले रहा हूँ। चलो बेटे यहाँ पे हमारे अगर कंसिडर करें, अब अगर डिस्टेंसेस कंसिडर करें, हमारे पास ये जो चीज आ रहा है, ये तो हमारे पास सेंटर आ रहा है, सॉरी रेडियस आ रहा है अर्थ का बेटे, ये सेंटर पॉइंट हो गया मून का, और ये हमारे पास उसका रेडियस हो गया मून का बेटे। ये चीजें हमें एग्जामिनर ने इस तरह दी हुई डायग्राम के अंदर, उसने कहा जी इन न्यूटन पर केजी है हमारे पास। बेटे एक चीज तो ये रियलाइज करनी चाहिए कि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ एक वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये बेटे ये वेक्टर क्वांटिटी है तो एक पॉइंट ऐसा आएगा इन बिटवीन देम कि जहां पे ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, जीरो होगी। क्यों होगी? जब सरफेस ऑफ अर्थ से सरफेस ऑफ मून की तरफ जाते जा रहे हैं तो जी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। अब लेट के एक पॉइंट यहाँ पे आ रहा है, जितनी ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ बेटे हमारे पास अर्थ की है, जी ई से रिप्रेजेंट कर रहा हूं, उतनी ही ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या होगी, मून की होगी। ठीक है, इससे पहले यानी इस पॉइंट से पहले पहले आप अर्थ की फील्ड के अंदर होगे, सरफेस ऑफ अर्थ से अगर मूव करते जा रहे हैं जी की वैल्यू डिक्रीज करती जाएगी। ठीक है, जब इस पॉइंट पे हम आ गए हैं तो इसका मतलब जी की वैल्यू जीरो हो गई है। जितनी अर्थ की ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ है उतनी ही मून की है, बिकॉज ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ इज अ वेक्टर क्वांटिटी एंड बोथ आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट ऑपोजिट इन डायरेक्शन। उसके बाद आप क्या होगा कि मून की फील्ड के अंदर आ जाओगे। ठीक है, मून की फील्ड में आ गया, यहाँ पे इसका मतलब ये है बेटे कि अगर मैं किसी चीज को तो यहाँ पे रेस्ट पे रखता हूँ, इस पॉइंट के ऊपर, इस पॉइंट रेस्ट पे रखा, तो इसका मतलब उस पर कोई फोर्स नहीं लग रही होगी। इट विल कीप इट स्टेट ऑफ रेस्ट बाय न्यूटन लॉ। ठीक है, फर्स्ट लॉ के अकॉर्डिंगली। अगर मैं इसको यहाँ पे रखता हूँ इस पॉइंट पे, तो अर्थ की तरफ मूव करेगी। और सिमिलरली अगर मैं इसको इस पोजीशन पे रखूं तो हमारे पास अब इट विल मूव नाउ टुवर्ड्स मून, क्योंकि अर्थ की फील्ड में नहीं है, वो मून की फील्ड में जा चुकी है। ठीक है, अब ये पॉइंट कितनी अर्थ से मैंने दूर क्यों बनाया, मून से करीब क्यों बनाया, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का बेटे फॉर्मूला था दिस इज जी मास ओवर आर स्क्वायर। अब अर्थ का मास देखो बेटे ज्यादा शो किया हुआ है, जी की वैल्यू भी ज्यादा होगी, इसका ज्यादा दूर तक हमारे पास आ रही होती है। ठीक है, और मून के हमारे पास क्या होगी, ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ की वैल्यू कम होती है, और अर्थ की हम कंसिडर करें बेटा ये 9.81 न्यूटन पर केजी लेते हैं। मून की क्या होती है 1.6 न्यूटन पर केजी आप लेते हो। इतना डिफरेंस है मैसेज की वजह से। ठीक हो गया, ओके। नाउ इफ वी आर एट द सेंटर ऑफ अर्थ, नाउ वी हैव टू मूव, ऊपर ग्राफ बना हुआ है। अब बेटे इसी का ग्राफ बनाऊं तो मैं यहाँ से स्टार्ट करूंगा, जीरो होती है सेंटर से। अगर हम लोग सरफेस की तरफ जाते हैं, इंक्रीजेस लीनियरली, यहाँ से बेटा इंक्रीज करके इस पॉइंट तक आ गई जो जीएस आ गई अर्थ की सरफेस विच इज 9.81। अब इसने मूव करना है अर्थ की सरफेस से मून की तरफ। अब इसकी वैल्यू क्या होगी, डिक्रीज करेगी सरफेस से बाय फॉलोइंग द इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप। यहाँ से बेटा ये सारा इस तरीके से इनवर्स डिक्रीज करते 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 यहाँ पे जाके जीरो हो गई है। ठीक है, अगर हमारे पास मून शो ना होता, अगर मून शो ना होता तो इट विल लीड टू इन्फिनिटी एसिम्पटोट बनता है, जिस तरह ऊपर वाली डायग्राम में बिल्कुल पैरेलल टू एक्स एक्सिस शो कर दिया हुआ है। अब यहाँ पे बेटे अगर वैल्यू इसकी जीरो हो चुकी है, अब ना इसने किस में जाना है, मून की फील्ड में जाना है। अब हमारे पास ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी है, अगर एक हमारे पास राइट साइड पे एक डायरेक्शन होती है, लेफ्ट साइड पे डायरेक्शन चेंज होगी तो क्वाड्रेंट भी चेंज हो जाएगा। अब अगर हम मून की फील्ड में जा रहे हैं, पहले अर्थ की फील्ड अगर हमने पॉजिटिव में रिप्रेजेंट की है स्ट्रेंथ को, तो मून के लिए अब हम फोर्थ क्वाड्रेंट में जाना पड़ेगा, क्योंकि वर्टिकल एक्सिस में हमने जी लिया हुआ है। अब क्या होगा, इसमें भी क्या होगा, मून की तरफ अगर जाना शुरू हो तो जी की वैल्यू इंक्रीज करना शुरू हो जाएगी फ्रॉम जीरो, इस तरीके से बेटे। ठीक है, यहां तक इंक्रीज करेगी। उसके बाद कहा, मून की सरफेस से उसके सेंटर की तरफ जाना है। अगर सेंटर की तरफ जाना तो फिर ये डिक्रीज करेगी। अगर डिक्रीज करेगी तो ग्राफ क्या बन जाएगा, यहाँ से ये चीज होगी। अब एक चीज बेटे माइंड में रखो कि हमारे पास जी की वैल्यू सरफेस पे जो हम अर्थ के ऊपर 9.81 वैल्यू होती है, यानी यहाँ पे 9.81 आ रही मेरी न्यूटन पर केजी, और यहाँ पे हमारे पास कितनी आ रही है 1.6। तो आपके वाई एक्सिस पे यानी यहाँ जो वैल्यू मेरी आ रही है और यहाँ पे इसकी जो वैल्यू आ रही है यहाँ पे, वो भी ध्यान रखिएगा कितनी को रखनी है। ठीक है, तो ये मैंने क्वेश्चन जिस पेपर में जिस आया हुआ था, मैंने शीट आपके साथ वो
मैंने भेजी भी है व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर, रेस्पेक्टिव ग्रुप के अंदर, तो उसको देख लीजिएगा, उसमें क्वेश्चन भी होगा। लेकिन मैंने पहले कहा था समझाते हुए कि बेटा सेंटर से नहीं लेते हम, सरफेस टू सरफेस हमारे सिलेबस में बनती है, तो वो सरफेस टू सरफेस आपने लेनी। यहाँ तक क्लियर हो गया? ओके, ये हमारे पास आया था ग्रेविटेशनल फील्ड स्ट्रेंथ का बेटा कॉन्सेप्ट। उसके बाद आते हैं अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, वन ऑफ द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। अच्छा, अब नेक्स्ट पे आगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। अब इसके मीनिंग अगर देखें तो बेटे हम पोटेंशियल जो कह रहे होते हैं, हम वो पोटेंशियल तो कहते हैं पोजीशन को। अब वो पोजीशन किस में होती है? किसी ना किसी एनवायरनमेंट में होती है, किसी ना किसी फील्ड के अंदर होती है, ठीक है? पोजीशन इन अ फील्ड, जिसमें क्लास में पोजीशन होती है क्लास में होगी, फील्ड उसमें क्लास होती है बेटे, ठीक है? तो हम पोटेंशियल कहते हैं किसी ना किसी फील्ड को, पोजीशन को कह रहे होते हैं पोटेंशियल। और वो पोजीशन हमेशा ना किसी रेफरेंस एक्सिस के अंदर होती है, यानी एक्स और वाई एक्सिस की वैल्यू आ रही होती है, तो फील्ड के अंदर भी एक्स वाई और जी एक्सिस की वैल्यू आ रही होती है, ठीक है? ग्रेविटेशनल है तो हमारे पास ये रिप्रेजेंट कर रहा होता है, ठीक है? ये फील्ड ऑफ फोर्स को रिप्रेजेंट, फील्ड कौन सी है? फोर्स की, फील्ड ऑफ फोर्स डिपेंडेंट अपॉन मैस, ठीक है? अब इसका मतलब है ये पोटेंशियल जो होगा, ये अर्थ की फील्ड में जो चीज होगी उसकी पोजीशन को इंडिकेट कर रहा होगा, या किसी भी प्लेनेट की फील्ड के अंदर होगी उसकी पोजीशन को इंडिकेट करता है, ठीक है? अब बेटे ये तो सिंपल इसके मैंने मीनिंग बताए हैं। अब मेन कॉन्सेप्ट इसका है कि हमारे पास अगर ये मैं कंसिडर करूं, दिस इज एनी प्लेनेट with its mass capital M, let any mass which is placed at this position, पोजीशन देखनी है ना पोटेंशियल, बेटे इस जगह इसका मास हमारे पास है m, ठीक है हमारे पास, और बाय डेफिनेशन इसकी वैल्यू क्या होगी? 1 kg, ठीक है? टेस्ट मास भी इसको कहते हैं, टेस्ट मास का मतलब 1 kg मास। सिमिलरली टेस्ट चार्ज हम कह रहे होते हैं हमारे पास 1 कूलम चार्ज को, ये यहाँ पे हमारे पास है 1 मास इज, दिस इज 1 kg। अब इसका डिस्टेंस जो अर्थ के सेंटर से है, लेट दिस डिस्टेंस बी रिप्रेजेंटेड बाय इंफिनिटी। बेटे अगर इफ दिस इज इनफिनिट डिस्टेंस अवे, तो इसका मतलब है ये जो यूनिट मास मैंने लिया है टेस्ट मास या 1 kg मास, इस पे फोर्स क्या होगी? जीरो। फोर्स जीरो क्यों होगी? क्योंकि फोर्स का फॉर्मूला हमने पढ़ा F इज इक्वल टू जी कैपिटल M स्मॉल m ओवर r स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या आ रहा है? R आ रहा है। बेटे अगर R की वैल्यू इंफिनिट को अप्रोच कर जाएगी तो फोर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी? जीरो को। अगर फोर्स जीरो होगी इसका मतलब ये यूनिट मास जो है विच इज प्लेस्ड एट इंफिनिट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ दिस प्लैनेट, इट विल नॉट एक्सपीरियंस एनी ग्रेविटेशनल पुल फ्रॉम दिस प्लैनेट। अगर ये रेस्ट में रखेंगे तो इट विल कीप इट स्टेट ऑफ रेस्ट बाय न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ये रेस्ट से मूव नहीं कर सकता, ठीक है? अगर इसकी इनिशियल वेलोसिटी जीरो तो जीरो ही रहनी है, क्योंकि फोर्स ही को नहीं लग रही। क्योंकि कोई चीज रेस्ट से मूव उस वक्त करती है जब उस पर कोई अनबैलेंस या रिजल्टेंट फोर्स लगती है, इस पे कोई फोर्स नहीं है, रिजल्टेंट फोर्स इस पे जीरो है, सो इट विल कीप इट स्टेट ऑफ रेस्ट। अब आप क्या करते हो? आप बेटे इस पे फोर्स अप्लाई करते हो, ठीक है? आपने फोर्स अप्लाई किया, फोर्स अप्लाई करके इसको मूव करवा के आप यहां पे ले आए हो, यानी आपने फोर्स अप्लाई किया और आपने इसको डिस्प्लेस करवाया इस डायरेक्शन में। मैं कह रहा हूं आपने फोर्स अप्लाई की है, आपने इसको डिस्प्लेस करवाया, तो इसका मतलब आपने इसके ऊपर वर्क किया है। प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट इज वर्क, आपने वर्क डन किया है। बेटे वर्क डन करके आप यहाँ पे ले आए हो, अगर यहाँ पे ले आए हो, नाउ इट इज एट डिस्टेंस, नाउ लेट दिस बी रिप्रेजेंटेड बाय आर पे। अब यहाँ पे इस नई पोजीशन पे अगर आप इसको रेस्ट में रखा हुआ है, इनिशियल वेलोसिटी अभी जीरो है, जो ही छोड़ते हो तो ये प्लैनेट की तरफ मूव करता है। अगर प्लैनेट की तरफ मूव करता है इसका मतलब है प्लैनेट के फील्ड के अंदर है था, इस पे प्लैनेट की ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही थी जिसने इसको रेस्ट से मूव करवा दिया, ठीक है? तो जो आपने वर्क किया है किसी भी ऑब्जेक्ट को इन्फिनिटी से लाने के लिए 2 पॉइंट R, उस चीज को आप कह रहे हो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल है। बेसिकली दिस इज वर्क डन, आपने उसकी पोजीशन
कर रहे होते हैं, हम डिफाइन भी इस तरह करते हैं, अमाउंट ऑफ वर्क डन, ये वर्क डन ही है, पर यूनिट मास टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी अप टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। ठीक है, मैं डेफिनेशन इसकी लिख लूं यहाँ पे पहले, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास to bring it from infinity up to a point in the gravitational field। ठीक है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मास W by M, ये टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी, पहले इंफिनिट पे था, अप टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड, प्लेनेट के फील्ड के अंदर आ गया। ठीक है, और ग्रेविटेशनल फील्ड का मतलब मास पे अट्रैक्टिव फोर्स है ना, इट विल मूव टुवर्ड्स द प्लेनेट। ठीक है, तो वही बेटे आपने वर्क किया इस पे यहां तक आने में। अब इसका जो सिंबल हम यूज कर रहे होते हैं, सिंबल इज फाई। प्रूफ इसका सिलेबस में है नहीं है, कहते तो मैं कर देता हूं उसको, फाई इज इक्वल टू एक अंदर देखो, मैथ्स मैंने स्मॉल एम लिया और यूनिट मैथ्स कैपिटल एम प्लैनेट का मैथ्स है, अमाउंट ऑफ वर्क डन पर यूनिट मैथ्स वही लिखा है। तो फर्क इम्प्रूव क्यों करें, वर्क डन को होता है फोर्स टाइम डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। अब देखो जो जो ये मूव करता जा रहा है, फोर्स की वैल्यू इंक्रीज करती जाएगी बेटे। फोर्स क्यों इंक्रीज होता जाएगा, क्योंकि आर की वैल्यू कम होगी, जो ही रेट आर की वैल्यू कम होगी ग्रेविटेशनल फोर्स तो इंक्रीज कर देती है, इनवर्स रिलेशनशिप होता है, इनवर्स स्क्वायर रिलेशनशिप होता है। तो फोर्स वेरी कर रही है, डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है। जब फोर्स भी वेरी कर रही है, डिस्टेंस भी वेरी कर रहा है, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, इसको इंटीग्रेट करेंगे। तो डेफिनेट इंटेग्रल के थ्रू हम इसको करें तो हमारे पास ये आगे फॉर्मूला जो अभी मैं लिखूंगा, ये चीज प्रूव होती है, विच इज माइनस कैपिटल जी कैपिटल एम ओवर आर, ये चीज प्रूव होती है। लेकिन इसका प्रूफ सिलेबस में है नहीं है, अगर कहते हो तो मैं करवा देता हूँ, सिलेबस में नहीं है। आपको ये फॉर्मूला जो मैंने इसको बॉक्स में इनक्लोज किया, ये गिवन भी होता है फॉर्मूला, पेज पे बेटे गिवन होता है ये फॉर्मूला। तो इसकी डेफिनेशन सिलेबस में, बाकी कॉन्सेप्ट में, लेकिन इसका प्रूफ सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये आपको बेसिकली बेटे जीरो से, लेकिन सर इसको प्रूफ करो हमारे पास आ जाएगा। जी बेटे। सर ये माइनस कहाँ से आ गया? जी जी बेटे बोलो। सर ये माइनस कहाँ से आ गया, ये फाइव से आ गया? माइनस, अब मैं थोड़ा प्रूफ करवा दूं इसको माइनस, ताकि तुम्हें अब्जॉर्ब बेटे इसको, अब ये सिलेबस में जो बेटे मैंने लिखा W। अच्छा, अब बेटे हमने फॉर्मूला जो पढ़ा था, दिस इज फाई इक्वल्स टू W बाय M। अब मैंने ये क्या, अगर किसी भी यूनिट मास को इस डिस्टेंस से इन्फिनिट से इस डिस्टेंस R पे लेके आते हो, तो हमारे पास फोर्स चेंज होती जा रही है बेटे। अगर फोर्स चेंज होती जा रही है तो इस वर्क डन की जगह मैं लिख सकता हूँ फोर्स टाइम डिस्टेंस, या FR टाइम्स DR ओवर मैस ही हो गया, या FR या भी लिख लो। अब वर्क डन हमारे पास क्या बेटे, वो चेंज होता जा रहा है, तो फोर्स चेंज होने से, अगर फोर्स चेंज हो रही तो इंटीग्रेट करना पड़ता है, या आपको ग्राफ बनाना पड़ता है और उसका ग्रेडियंट आप लेते हैं फर्दर। तो अगर इसको मैं जीरो से इन्फिनिट से लेके पॉइंट R तक ले लूं, या सर ये इंटीग्रेट क्या होता है? इंटीग्रेट होता है एरिया अंडर ग्राफ। जिस तरह हम इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी करते रहे ना बेटे, इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी में जब फोर्स अप्लाई करते थे, फोर्स भी वेरी करती जाती थी, स्प्रिंग के साथ जो मैस आप ऐड जब कर रहे होते थे लोअर एंड पे, और एक्सटेंशन भी वेरी कर रहा था। जब फोर्स तो एक्सटेंशन दोनों वेरी करते हैं, तो आप क्या करते हो, ग्राफ बनाते हो, और ग्राफ का एरिया लेते हो। ग्राफ का जो एरिया होता है उसे इंटीग्रेशन कहते हैं, और ग्राफ का जो सर ये मैथ्स में आता है ना? ये मैथमेटिक्स में, मैं वही कहा, ये
मैथ्स के बच्चों को समझ आ जाएगा, बायो के बच्चों को नहीं आना, हमारे सिलेबस में ये प्रूफ नहीं है, इसका डायरेक्ट है। वो बच्चे ने पूछा था कि नेगेटिव साइन किस लिए, तो मैं नेगेटिव साइन की सिग्निफिकेंस मैं क्या बता रहा हूँ, ठीक है। इसलिए पूछा नेगेटिव साइन तो मैंने ही यस पूछा को अभी करने की जरूरत नहीं, एक और कर दोगे तो बाद में बता दूंगा, क्यों नहीं तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होती है। मैं डायरेक्ट बेटे, क्योंकि डायरेक्ट अभी डायरेक्टली बता रहा हूँ, बाद में बताओ को मैं प्रूफ करा दूंगा। तो बेटा हमारे पास फॉर्मूला हमने ये पढ़ा था, फाई इक्वल्स टू W/m, और फर्दर हमारे पास फाई की वैल्यू हो जाएगी, दिस इज माइनस G कैपिटल M ओवर R। मैंने ये कंसिडर किया था, इसका कैपिटल M था, इसका था। यहाँ पे हमारे पास कोई भी पहले इट वाज प्लेस्ड एट इनफिनिट 1 kg, ठीक है। ये भी हमारे पास क्या मैथ के जी इनफिनिट पे हमारे पास दिस कम्स एट ए डिस्टेंस r। अब मैथ कौन सा कैपिटल M लिखा हुआ मैंने, r क्या डिस्टेंस फ्रॉम द टेस्ट मैथ, ठीक है। ये फॉर्मूला, और ये फॉर्मूला जो मैंने बॉक्स में इनक्लोज किया, मैंने कहा ये आपको गिवन होता है कैम्ब्रिज पेपर में। इस चैप्टर में एक ये वाला फॉर्मूला गिवन होता है, हमारे पास जो चीज गिवन होती है इसके अंदर कैपिटल G और स्मॉल g की वैल्यूज गिवन होती हैं, इसके अलावा और कोई डेटा गिवन नहीं होता। अच्छा, अब एक क्वेश्चन बेटे राइज हुआ था नेगेटिव साइन किस वजह से है। अब उसकी आता प्रूफ के थ्रू है, लेकिन हमारे पास सिग्निफिकेंट साइन बड़ा कन्वेंशंस हैं। वो वाली फोर्स जो कि हमारे पास रिपल्सिव होती है, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद पॉजिटिव साइन, और वो वाली फोर्स जो कि अट्रैक्टिव होती है, इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद नेगेटिव साइन। यानी अट्रैक्टिव फील्ड को हम हमेशा नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, रिपल्सिव फील्ड को हमेशा हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर नेगेटिव साइन लिखा हो, इंडिकेट कर रहा होता है कि ये अट्रैक्टिव फील्ड है, लेकिन हमने ये फॉर्मूला इस तरह नहीं पढ़ा, ठीक है। हमने बेटा ये फॉर्मूला साइन की सिग्निफिकेंस यहाँ पे नहीं थी, ये जो मैंने नेगेटिव पे ये जब स्टेट कर रहे होते हैं तो उसमें हमने पर्टिकुलरली स्टेट किया था द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू पॉइंट मैसेज, ठीक है। अब वही चीज यहाँ पे अगर मैं कंसिडर करूं कि हमारे पास सिग्निफिकेंस क्या होगी, तो एक तो इसकी आती है कन्वेंशनल सिग्निफिकेंस। कन्वेंशनल सिग्निफिकेंस जो है, ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होती है, अट्रैक्टिव होती है, और अट्रैक्टिव फोर्स जो है इट मस्ट बी रिप्रेजेंटेड विद नेगेटिव साइन, ठीक है। तो हमारे पास एक तो हम ये सिग्निफिकेंस लिख सकते हैं, ग्रेविटेशनल फोर्स is an attractive force and so is negative, ठीक है। ये एक नंबर का होता है। 3 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ, लेकिन ये इस पे 1 नंबर हमें मिलेगा। बेटे सुन ले, 1 मिनट पहले सुन ले पहले, ठीक है। दूसरी चीज सर आपकी आवाज नहीं आ रही, बहुत ज्यादा तंग कर रही है। अब मैं बेटे हमारे पास दूसरी जो चीज आती है इसके अंदर मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस के अंदर, ग्रेविटेशनल एनर्जी बिकॉज वर्क इज बियॉन्ड। सर आपकी आवाज बहुत ज्यादा कट रही है कि Gm। अच्छा बेटे, हम लोग ये कर रहे थे, हमारे पास वी हैव डन ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को डिफाइन कर लिया था, ठीक है। फॉर्मूला जो फर्दर बनता, मैंने कहा था ये आपको गिवन होता है पेपर के अंदर डेटा पेज पे, व्हाई वी आर हैविंग नेगेटिव साइन विद इट, ठीक है। अब ये सिलेबस में बेटा है, सिलेबस में जो चीज है उसको तो करना है। कन्वेंशनल सिग्निफिकेंस होती है, मैंने कहा था हम फिजिक्स में कन्वेंशन यूज करते हैं, जो भी अट्रैक्टिव फोर्स या फील्ड होती है उसको नेगेटिव से रिप्रेजेंट करते हैं, जो भी रिपल्सिव फील्ड होती है उसको हम पॉजिटिव से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर दो चार्जेस हों, लाइक चार्जेस हों, तो रिपेल कर रहे होते हैं, इसलिए इसके फोर्स के साथ हम पॉजिटिव साइन लिखते हैं। अगर हमारे पास अनलाइक या ऑपोजिट चार्जेस हो तो अट्रैक्टिव फोर्स होती है, तो बेटा उसके हम नेगेटिव से रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ भी अगर किसी बुक में नेगेटिव साइन मिलता है आपको, F = -G(m)m/r², तो वो नेगेटिव साइन इंडिकेट कर रहा होता है अट्रैक्टिव फोर्स को। लेकिन वो हमारे सिलेबस में इस तरह नहीं गिवन। हमारे सिलेबस में सिर्फ मैग्नीट्यूड वो वाली चीज गिवन थी, तो वही करवाई थी आपको।
लेकिन स्टेटमेंट में हमने द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन का वर्ड हम लाजमी लिखवाते हैं, करते हैं। अब आ गया ग्रेविटेशनल मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस क्या नेगेटिव साइन की। बेटा दोबारा अगर यहाँ पे प्लैनेट कंसिडर किया विद इट्स मास कैपिटल एम, लेट के यहाँ पे मास पड़ा और दूसरा मास यहाँ पे है, दिस डिस्टेंस इज r1 एंड दिस डिस्टेंस इज r2 सपोज। ये मास बाय डेफिनेशन 1 kg है, स्मॉल m से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ। बेटे फॉर्मूला जिस तरह है फाई इक्वल्स टू माइनस जी एम ओवर आर। अगर मैं r की वैल्यू इंक्रीज करता हूँ, r की वैल्यू ऑटोमेटिकली कभी भी इंक्रीज नहीं हो सकती, आपको ही वर्क करना पड़ेगा अगेंस्ट द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ प्लैनेट, ठीक है। अदरवाइज तो अगर मास को अगर रेस्ट में छोड़ोगे तो इट विल मूव टुवर्ड्स प्लैनेट, बिकॉज प्लैनेट की फील्ड के अंदर वो है, ठीक है। अगर प्लैनेट की फील्ड के अंदर तो हमारे पास उस तरफ मूव कर जाएगा। तो अगर r की वैल्यू ज्यादा करनी तो आपको ही वर्क करना पड़ेगा। जब भी आप एक्सटर्नल सोर्स वर्क करता है तो उस चीज का पोटेंशियल या पोटेंशियल एनर्जी हमेशा ज्यादा होती है। अब इसी फॉर्मूले को देखो बेटा, r डिनोमिनेटर में अगर r ज्यादा करते हो तो जी एम ओवर r की वैल्यू क्या हो जाएगी, ये डिक्रीज कर जाएगी क्योंकि डिनोमिनेटर में आ रहा था। लेकिन अगर इसके साथ हम नेगेटिव साइन लिखेंगे जी एम ओवर ये, तो इसका मतलब है आर, ये वैल्यू अब क्या होगी, इंक्रीज करगी। ये बेटे उसी तरीके से है, इफ 2 इज लेस देन 4 होता है, 2 इज लेस देन 4, लेकिन जब भी आप हमारे पास फर्दर करते हैं इसको माइनस साइन लगा दोगे दोनों एक साथ, तो -2 जो होता है दिस इज ग्रेटर देन -4 होता है। तो वही चीज है, अगर जी एम ओवर आर की वैल्यू डिक्रीज कर रही है, नेगेटिव साइन लगा दोगे इसकी वैल्यू इंक्रीज कर जाएगी। अगर इसकी वैल्यू इंक्रीज करेगी तो यहाँ से रिजल्ट क्या निकलता, फाई की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज करेगी, ठीक है। अब ये इंक्रीज करती जा रही है और करते करते मैं अगर ये लिख देता हूँ कि आर की वैल्यू बेटे इन्फिनिट पे चली गई है, इन्फिनिट पे ले गए हो, अगर इन्फिनिट पे चली गई, डिनोमिनेटर में आ रहा है आर, तो इसका मतलब फाई की वैल्यू क्या हो जाएगी, वो 0 हो जाएगी। और ये 0 वैल्यू क्या है, मैक्सिमम है। तो यहां से रिजल्ट क्या निकला कि ग्रेविटेशनल पोटेंशियल की मैक्सिमम वैल्यू जो है वो 0 होती है। इसका मतलब है अगर हमारे पास किसी भी यूनिट मास को, ठीक है, अर्थ के करीब लेके आएंगे या प्लैनेट के करीब लेके आएंगे तो वैल्यू 0 से कम होगी। अगर वैल्यू 0 से कम हो तो उसके साथ नेगेटिव साइन आता है। तो दूसरी सिग्निफिकेंस क्या है बेटे, वो मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस है, द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इज 0 which is at infinity, and this value decreases from 0 and becomes in negative when unit mass comes closer to the planet, ठीक है। तो दूसरा मार्क इसका है और तीसरा मार्क भी इसका ही है। अब मैं इसको यहीं पे लिखूं कि किस तरह मार्क मिलना, 1 नंबर तो बेटा इस चीज का दिया होता है, मैं 3 नंबर का क्वेश्चन आता है सिग्निफिकेंस में। दूसरा नंबर किसका, कि इस चीज को रियलाइज करने का मैक्सिमम वैल्यू जो है ऑफ फाई लिख रहा हूं, ठीक है, इज 0 एट इंफिनिटी, मार्क इसका ये हो गया। फिर एंड दिस वैल्यू डिक्रीजेस फ्रॉम 0 एंड बिकम्स इन नेगेटिव इफ आर डिक्रीजेस, ठीक है। आर अगर प्लैनेट के करीब लेके आते हो इन्फिनिट तो वैल्यू इसकी डिक्रीज करेगी, तो तभी तो पोटेंशियल एनर्जी डिक्रीज कर रही होती है। एंड व्हेन यू आर मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ प्लैनेट तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल इंक्रीज करता है, तो पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज करती है, ठीक हो गया। तो बेटा इसकी जो स्टेटमेंट डेफिनेशन थी वो ये थी, अमाउंट ऑफ वर्क पर यूनिट मास टू ब्रिंग इट फ्रॉम इंफिनिटी अप टू अ पॉइंट इन द ग्रेविटेशनल फील्ड। अब यहां तक क्लियर है चीज। अब उसके बाद होता है क्वेश्चन के चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल। चेंज से पहले इसके यूनिट्स में करता हूँ, यूनिट्स कर दिए थे, आई डोंट नो यूनिट्स किए थे या नहीं किए थे, बेटा दोबारा करता हूँ। यूनिट्स इसके जो होते हैं बेटे, क्योंकि हमारे पास दिस इज फाई इक्वल्स टू डब्ल्यू बाय एम होता है, तो यूनिट इसके जो बने दिस इज जूल पर केजी हो गए। फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या बनी, दिस इज स्केलर क्वांटिटी है। अच्छा, उसके बाद काफी इंपॉर्टेंट चीज आती है चेंज ऑफ ग्राफ। पहले कर लें इसका बेटे, हमारे पास
फाई इज इक्वल टू माइनस जी एम ओवर आर है, तो आर डिस्टेंस है। ग्राफ इसका मतलब है ऑल्दो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन नेगेटिव साइन आने की वजह से, नेगेटिव साइन कन्वेंशंस को फॉलो करते हुए मैथमेटिकल सिग्निफिकेंस की वजह से आ रहा है, उसकी कोई वेक्टोरियल सिग्निफिकेंस नहीं है। ठीक है, दिस इज आर अलोंग हॉरिजॉन्टल एक्सिस, क्योंकि फाई मैं वर्टिकल एक्सिस में ले रहा हूँ, इसका मतलब है हमारे पास ग्राफ क्या आएगा, ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। ठीक है, अब इसको अगर करते हो बेटे, हमारे पास यहाँ से ग्राफ इसका ये वाला बनना है, सरफेस से प्लैनेट से अगर मूव करना शुरू करते हो तो ये इनवर्स ग्राफ है, यानी फाई इज डिपेंडिंग डायरेक्टली ऑन -1/r, ये इस चीज का ग्राफ बना हुआ है। ये बात का बच्चे गलत कर रहे थे बेटे, आप लोगों ने जो बॉयल्स लॉ का ग्राफ पढ़ा होता है, सपोज इफ आई कंसीडर ए है, ये बी है, तो ग्राफ क्या बनता है, ये वाला आप लिखते हो ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/b, एंड इफ आई पुट नेगेटिव साइन अलोंग विद इट, तो ग्राफ किस तरह चला जाएगा, ये ग्राफ हो जाएगा इस तरीके से, तो ये हो जाएगा ए इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -1/b। तो मैंने यहाँ पे जो ग्राफ बनाया हुआ है वो ये वाला, क्योंकि माइनस साइन साथ आ रहा है। ठीक हो गया। अब वैसे भी देखते जाओ बेटा, यहाँ पे ये वैल्यू हमारे पास क्या आ रही है, यहाँ से अगर आप इधर जाते हो तो वैल्यू इंक्रीज कर गई है, यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, दिस इज -12 सपोज एट 2 पे। ठीक है, 10 पे वैल्यू बेटे कितनी आ रही है, दिस इज -1 सपोज अगर आ रही है, तो -1 इज ग्रेटर देन -12, तो हमारे पास इंक्रीज कर रही है व्हेन यू आर मूविंग अवे, और इन्फिनिट पे जाके इट विल बिकम 0 देन। ठीक है, तो ग्राफ इसका ये वाला बन रहा होता है अगर आप एक आइसोलेटेड प्लैनेट अभी मैंने कंसिडर किया। अच्छा, अब बेटे इसके ग्राफ के बाद जो आता है कि चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल, जिसपे न्यूमेरिकल बन रहा होता है, चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के अंदर हमारे पास, इफ वी कंसीडर दिस इज अगेन द प्लैनेट, शहीर आपका माइक बेटे थोड़ी देर बाद ऑन होता है। हमारे पास यहाँ पे अगर एक ऑब्जेक्ट पड़ी है, दूसरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे पड़ी है, mass is 1 kg in both these cases, which is represented by small m. Let this distance be represented by r1 and this distance be r2. अब यहाँ पे अगर आप देखते हो, this is represented with phi1 and this with phi2. बेटे आप दोनों को कंपेयर करते हो phi1 और phi2 में, वैल्यू किसकी ज्यादा होगी, phi2 की वैल्यू ज्यादा होती है इन कंपैरिजन टू phi1। ठीक है, तो हम सिंस phi2 इज ग्रेटर देन phi1, अगर चेंज ऑफ पोटेंशियल निकालते हो विच इज phi2 माइनस phi1, दिस इज माइनस कैपिटल G कैपिटल M ओवर r2 माइनस नेगेटिव G M ओवर r1। अब इसमें फर्दर बेटे अगर हम डेल्टा फाई को सब्जेक्ट ना हूं मैं, और अगर मैं GM को कॉमन ले लूं, इनसाइड द ब्रैकेट वी आर लेफ्ट विद 1 ओवर r1 माइनस 1 ओवर r2। तो ये हमारे पास चेंज ऑफ पोटेंशियल का फॉर्मूला आ गया, जिसमें न्यूमेरिकल बनना होता है लास्ट पार्ट। अब ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का टॉपिक कंप्लीट हो गया। अब ग्रेविटेशनल पोटेंशियल का अगर टॉपिक कंप्लीट हो गया बेटे, इस पे क्वेश्चन किस किस्म का बनता है, क्वेश्चन इसके होता है कि हमारे पास पहले पार्ट में तो उसने कहा होता है कि डिफाइन कर दें ग्रेविटेशनल पोटेंशियल क्या है, उसके बाद वो पूछता कि सिग्निफिकेंस ऑफ नेगेटिव साइन क्या क्यों है, व्हाई वी आर हैविंग नेगेटिव साइन अलोंग विद दिस वन, 3 नंबर का क्वेश्चन होता है। तो या तो हमारे पास क्या होता है कि हमें ये ग्राफ गिवन होता है ऊपर जो मैंने ये वाला बनाया हुआ है, और इस ग्राफ को देखते हुए आपने चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल बताना होता है, या फिर हमारे पास 2 डिफरेंट डिस्टेंसेस गिवन होंगे, जिस तरह मैंने ये डायग्राम बनाई हुई है। ठीक है, ये डिस्टेंसेस गिवन होते हैं, मैथ भी गिवन होता है, और फर्दर वो कहेगा कि आपने डिफरेंट डिस्टेंसेस को यूज करते हुए चेंज ऑफ ग्रेविटेशनल पोटेंशियल को बताना कि कितना चेंज हुआ है। ठीक, और ये काफी इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला। जी बेटे, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो वो पूछ लो। फरदीन एक क्वेश्चन पूछा, मैं कहता बेटा वेट करो, अब पूछना बेटा पूछ लो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल के बारे में। सर वो मैं नहीं था, अली इब्राहिम था।
चले यानी हाउ जिस वो भी था कोई नहीं. Okay, then we move to next which is gravitational potential energy. So next learning outcome is gravitational potential energy. अब अगर ये तीनों चीजें इटैलिक में लिखी हुई पेपर के अंदर, तो हमने एनर्जी को भी डिफाइन करना है बेटे, हमने पोटेंशियल को भी डिफाइन करना है, और हमने ग्रेविटेशनल को भी डिफाइन करना है. एनर्जी तो हमने पढ़ी है एबिलिटी होती है ऑफ अ मास टू डू वर्क. अब मैंने यहाँ पे मास का वर्ड क्यों लिखा है, क्योंकि बेटे ये है ग्रेविटेशनल फील्ड है, ठीक है, तो एबिलिटी भी उसकी हमने स्पेसिफाई करनी थी. पोटेंशियल आप किसको कह रहे होते हो, वो पोजीशन को कहते हो. पोटेंशियल आ गई पोजीशन, ठीक है, इन अ फील्ड. ग्रेविटेशनल क्या है, अट्रैक्टिव फोर्स, ठीक है, या अट्रैक्टिव फील्ड को इंडिकेट कर रहे होते हैं, डिपेंड्स अपॉन मास. तो इसको हम जो डिफाइन करेंगे बेटे, तो हम इस तरह डिफाइन करेंगे, एबिलिटी ऑफ अ बॉडी का वर्ड नॉर्मली हम यूज करते हैं, या ऑब्जेक्ट का वर्ड यूज करते हैं, हम मास का वर्ड यूज करेंगे. तो ग्रेविटेशनल फोर्स टोटली डिपेंडेंट अपॉन मास. एबिलिटी ऑफ अ मास टू डू वर्क ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स पोजीशन, in an attractive field of a planet या of earth. ठीक है, अर्थ के रेफरेंस हम नॉर्मली कर रहे होते हैं. तो अगर इसको मैं डिफाइन करूं, इसी वर्डिंग को आप कर लोगे बेटे. पहले आपने इसको यूज करना है, एबिलिटी ऑफ अ मास टू डू वर्क ड्यू टू चेंज ऑफ इट्स पोजीशन in an attractive field of a planet is gravitational potential energy. ठीक हो गया. अब इसको सिंपल जो हम यूज कर रहे होते हैं बेटे, सिलेबस में कैपिटल ई के बाद पी सबस्क्रिप्ट में लिखा है, ये इस तरह लिख लें या इस तरह लिख लो, ये दोनों ठीक है. लेकिन मार्किंग कीज में जी पी ई भी लिखा होता है, इस पे भी मार्क इसका मतलब डिडक्ट नहीं करेगा, कैपिटल जी, कैपिटल पी एंड कैपिटल ई. लेकिन हमारे पास सिलेबस में जी पी ई का वर्ड नहीं है, ना ओ लेवल्स में, ना ए एस में, ना A2 के अंदर. ठीक है, तो कैपिटल ई और पी सबस्क्रिप्ट में है, या जी ई पी लिख लो, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड से अगर आपने इसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी से डिफरेंशिएट करना है तो जी पी ई लिख लें. अब फॉर्मूला इसका जो बनता है, हमने इससे पहले ये फॉर्मूला पढ़ा, फाई इक्वल्स टू माइनस जी एम ओवर आर. ठीक है, या इसको फर्दर अगर कर लो, या फिर हमने ये भी फॉर्मूला पढ़ा है, फाई किसके बराबर होता है, दिस इज